फिल्म शुरू होती है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा दिखता है। अब शुरू होता है फ्लैशबैक और कैम्ब्रिज इंग्लैंड में 1963 का वक्त दिखाया जाता है और दो लड़के साइकिल पर रेस कर रहे होते हैं जिनमें से एक ने ऑप्टिकल ग्लासेस लगा रखे होते हैं। एक्चुअली यही मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है स्टीफन हॉकिंग। फिर वो एक घर में चले जाते हैं जहाँ पार्टी हो रही होती है। फिर वहाँ दो लड़कियाँ आ जाती हैं जिनमें से सेकंड मेन कैरेक्टर एक गर्ल होती है जिसका नाम जेन होता है। जैसे ही स्टीफन की नज़र उस लड़की जेन पर पड़ती है तो वो उसकी तरफ जाकर उससे बात करता है और उसको हेलो बोलता है। फिर जेन पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर स्टीफन कहता है कि कॉस्मोलॉजिस्ट। जिस पर वो पूछती है कि ये क्या है। इस पर वो कहता है कि ये एक रिलीजन की तरह है उनके लिए जो इंटेलिजेंट एथिस्ट होते हैं। फिर वो लड़की स्टीफन से पूछती है कि कॉस्मोलॉजिस्ट की इबादत क्या होती है। इस पर स्टीफन कहता है कि वन सिंगल यूनिफाइंग इक्वेशन, जो कि हर चीज़ जो कि दुनिया में मौजूद है उसके बारे में बताती है। इसके बाद जेन जाने लगती है और जाते हुए कहती है कि अच्छा लगा तुमसे बात करके, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी इक्वेशन को पालोगे, और बाय कहकर चली जाती है। फिर हमें एक क्लास दिखाई जाती है जहां प्रोफेसर स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम अपनी डॉक्टरल जर्नी की तरफ जा रहे हो। प्रोफेसर की तरफ से सारे स्टूडेंट्स जो कि बैठे होते हैं उनको कुछ सवाल दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। इसके बाद सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे स्टीफन की आंख जब खुलती है तो आफ्टरनून के बाद का टाइम होता है। स्टीफन का फ्रेंड पूछता है कि तुमने कितने सवालों को सॉल्व किया, लेकिन स्टीफन ने तो किसी भी सवाल को देखा भी नहीं होता। ये जानने के बाद उसका दोस्त कहता है कि स्टीफन, क्या वाकई में तुम अपनी मर्जी से पीएचडी फिजिक्स इतने मशहूर कॉलेज जो कि इंग्लैंड में है उससे करना चाहते हो? और वो हाँ में जवाब देता है। इसके बाद उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। दोस्त के जाते ही स्टीफन अपने बेड से उठता है और म्यूज़िक प्ले करता है क्योंकि उसे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था, और वो उन सवालों को पढ़ने लगता है जो कि प्रोफेसर ने दिए थे। तभी अचानक उसका हाथ एक बड़े कप पर लग जाता है और वो गिर जाता है, जिससे उसके कुछ पेपर्स ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर की दोबारा क्लास होती है। सभी स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ बैठे होते हैं जबकि स्टीफन देर से पहुँचता है। अंदर आने के बाद सॉरी बोलता है। प्रोफेसर सबका वर्क चेक कर रहे होते हैं। जब स्टीफन की बारी आती है तो वो अपना वर्क प्रोफेसर को देता है जो कि कार्ड्स पर किया गया होता है। सब हैरान हो जाते हैं। स्टीफन कहता है कि मैं सिर्फ 9 ही सवाल कर पाया। उसका दोस्त हैरानगी से कहता है कि 9? प्रोफेसर क्वेश्चंस का सल्यूशन देखने के बाद उसे ब्रावो कहते हैं। इसके बाद प्रोफेसर स्टीफन को एक लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि ये वही जगह है जहां जे थॉमस ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और रदरफोर्ड ने एटम को स्प्लिट किया था, और मैं नेक्स्ट फ्राइडे कुछ ग्रेजुएट्स को मेरिट के बेस पर लंदन ले जा रहा हूँ, और अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम भी मेरे साथ जा सकते हो, क्योंकि वो सब वहाँ मैथमेटिशियन रॉजर पेनरोज को अटेंड करेंगे। अब दिखाया जाता है कि स्टीफन अकेला बैठा होता है और तभी वहाँ जेन आ जाती है। एक्चुअली ये चर्च के बाहर वाली जगह होती है। स्टीफन उससे बात करता है और उसे लंच पर इनवाइट करता है। जेन स्टीफन के घर चली जाती है जहाँ स्टीफन की पूरी फैमिली होती है। स्टीफन के फादर जेन से पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ रही हो, तो वो बताती है कि मैं आर्ट्स पढ़ रही हूँ। स्टीफन जेन से बात करता है कि सितारे कब पैदा हुए और कब ख़त्म हो जाएंगे। ये सब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन देते हैं, इसलिए अगर हम आसमान में रात को अल्ट्रा वायलेट लाइट देख सकते तो तमाम सितारे तकरीबन गायब हो जाते हैं। स्टीफन जेन से साइंस के बारे में बातें करता है और जेन भी खुश होती है। फिर फायर वर्क होता है और स्टीफन खुश होते हुए बोलता है वाओ। फिर जेन आसमान की तरफ उड़ते हुए बलून्स को देखकर कहती है कि शुरू में सिर्फ जन्नत और ज़मीन थे और ज़मीन की कोई शक्ल या फॉर्म नहीं थी और अंधेरा था। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि स्टीफन दूसरे बॉयज़ के साथ एक जगह जा रहा होता है कि तभी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते स्टीफन का पैर लड़खड़ा जाता है, लेकिन वो खुद को स्टेबल करके ट्रेन की तरफ जाता है। फिर वहाँ प्रोफेसर लेक्चर दे रहे होते हैं। स्टीफन लेक्चर को बहुत गौर से सुन रहा होता है और बहुत ही गहरी सोच में होता है। क्लास के बाद स्टीफन एक कॉफ़ी कप की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि मैं हैरान हूँ कि क्या होगा अगर ब्लैक होल थ्योरी को अप्लाई किया जाए सारी दुनिया के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टीफन जेन से इस बारे में डिस्कशन करता है, जैसे कि अगर आइंस्टीन ठीक है या जनरल रिलेटिविटी सही है तो इसका ये मतलब है कि दुनिया फैल रही है। अगर तुम टाइम को पीछे ले जाओ तो ये दुनिया छोटी से छोटी होती जाएगी, और अगर मैं इस सारे प्रोसेस को रिवर्स कर दूं ये देखने के लिए कि बिल्कुल शुरू में वक्त के साथ क्या हुआ होगा। अब दिखाया जाता है कि स्टीफन प्रोफेसर के पास होता है और ब्लैक बोर्ड पर स्पेस टाइम सिंगुलरिटी के बारे में कुछ ड्रॉ कर रहा होता है।
और स्टीफन प्रोफेसर को कहता है कि ये दुनिया एक ब्लैक होल के एक्सप्लोर से पैदा हुई है और फिर बाहर आ जाता है। अभी वो चल रहा होता है कि अचानक से स्टीफन का पैर फिर से मुड़ जाता है और वो ज़ोर से नीचे गिरता है। यहाँ से स्टीफन की असली कहानी शुरू होती है। डॉक्टर से स्टीफन का चेकअप करवाया जाता है और बताया जाता है कि स्टीफन को मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो गई है। डॉक्टर बताता है कि ये बढ़ने वाला न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि दिमाग में मौजूद तमाम सेल्स को तबाह कर देता है, जो कि इंसान की मसल्स एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि बोलना, चलना, निगलना, सांस लेना। ये एक्टिविटी दरअसल दिमाग की तरफ से मिलनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता मसल्स का डिके हो जाता है। वो अपनी मर्ज़ी से हरकत करने की सलाहियत खो देते हैं पूरी तौर पर, और ज़िंदा रहना सिर्फ 2 साल तक ही हो सकता है। ये सुनकर स्टीफन खामोश हो जाता है। वो डरा हुआ था और घबराया हुआ। इसके बाद स्टीफन डरते हुए पूछता है कि आप ब्रेन के बारे में क्या कहते हैं। तो डॉक्टर बताता है कि ब्रेन पर इसका कोई असर नहीं है, तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी। फिर सॉरी कहकर डॉक्टर स्टीफन को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ये स्टीफन की ज़िंदगी में बहुत ही बुरा दिन था। स्टीफन के फ्रेंड्स और जेन को इस डिजीज़ के बारे में पता चल जाता है। स्टीफन सबको अवॉइड करने लगता है और किसी से मिलना नहीं चाहता। आखिरकार जेन उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ और तुमसे अलग नहीं होना चाहती। अब स्टीफन स्टिक के सहारे चलने लगता है और क्लासरूम में जाता है और जाकर शब्द टाइम बोलता है मुस्कुराते हुए। जेन फिर से स्टीफन के डॉक्टर से मिलती है, जो बताता है कि स्टीफन के पास ज़िंदा रहने का बहुत कम वक्त है, लेकिन जेन कहती है कि मैं और स्टीफन मिलकर इस बीमारी से फाइट करेंगे। अब जेन जानती है कि स्टीफन मर जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो खुशी खुशी स्टीफन को एक्सेप्ट कर लेती है और उनकी वेडिंग हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ अब ऐसा होता है कि स्टीफन का चलना और बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ अपना असर दिखा रही होती। लेकिन वो अपनी यूनिवर्सिटी जाता रहता है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना होता है। अब इसके हाथ में 2 स्टिक्स होते हैं। प्रोफेसर उसे वेलकम कहते हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और ब्रिलियंट है, और साथ ही साथ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है। ये स्टडी हकीकत में ब्लैक होल्स के बारे में होती है, और ब्लैक होल्स असल में स्टीफन ने प्रेजेंट भी कर दी होती है। प्रोफेसर इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्योरी कहते हैं और ये ब्लैक होल थ्योरी होती है। और वो पूछते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, जिस पर स्टीफन कहता है कि नेक्स्ट स्टेप इसको साबित करना है सिंगल इक्वेशन के साथ, द टाइम हैज़ अ बिगनिंग। सिर्फ एक सिंगल एलिगेंट इक्वेशन चाहिए जो हर चीज़ को साबित कर देगी और एक्सप्लेन भी। वक्त गुजरने के साथ साथ स्टीफन की तबीयत और भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब जेन स्टीफन के लिए व्हील चेयर अरेंज करती है और स्टीफन खुद को हौसला देता है, जेन को ये कहते हुए कि ये आरसी है, जिस पर जेन कहती है कि ऑफ कोर्स। जेन स्टीफन का बहुत ख्याल रखती है। एक दिन जेन स्टीफन को स्वेटर पहना रही होती है कि अचानक से वो अपने सेकंड चाइल्ड के पास चली जाती है। स्टीफन का स्वेटर उसके चेहरे उसके सर पर फंस जाता है और सामने फायर प्लेस में फायर जल रही होती है। वह स्वेटर के होल से उस फायर को देखता है और उसे एक आइडिया आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेन स्टीफन को व्हील चेयर पर यूनिवर्सिटी ले जाती है, जहां वो बहुत से प्रोफेसर को लेक्चर देता है और कहता है कि कुछ पार्टिकल्स हकीकत में एक ब्लैक होल से बस निकलते हैं, इसलिए ब्लैक होल असल में बिल्कुल ब्लैक नहीं है, क्योंकि गर्मी की वजह से वो ग्लो करता है। ये सुनकर सब प्रोफेसर हैरान रह जाते हैं। स्टीफन बताता है कि सबसे पहले स्टार ब्लैक होल में गायब हो जाता है और इसके बाद ब्लैक होल खुद भी गायब हो जाता है। ये सुनने के बाद एक प्रोफेसर खड़ा होता है और कहता है कि ये पूरी तरह से नॉनसेंस है। कुछ प्रोफेसर स्टीफन को सुनने के बाद रूम से चले जाते हैं और उस आइडिया को बेकार समझते हैं। फिर एक और प्रोफेसर खड़ा होता है और वो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। वो कहता है कि मैं ईमानदारी से कहूँगा कि मैं यहाँ सिर्फ नॉनसेंस ही सुनने आया हूँ और एक्सपेक्ट भी यही कर रहा हूँ, लेकिन ये कहूँगा कि स्टीफन ने बिल्कुल ठीक कहा है, और सब क्लैपिंग करने लगते हैं। अब स्टीफन बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है अपनी इस थ्योरी की वजह से, और उसकी बुक हॉकिंग रेडिएशन के नाम से पब्लिश हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि जेन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है, क्योंकि उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको स्टीफन की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। स्टीफन का फादर कहता है कि मैं तुम्हारी हर चॉइस में तुम्हारा सपोर्टिव रहा हूँ, लेकिन घर में जेन की मदद के लिए और तुम्हें अपने सपोर्ट के लिए एक नर्स की ज़रूरत है। तुम्हें अपने सपोर्ट के लिए ऐसा करना पड़ेगा, तुम दुनिया में बहुत मशहूर हो गए हो। इसके बाद स्टीफन घर में जेन को कहता है कि मुझे बॉडी ऑफ ओपरा में इनवाइट किया गया है। स्टीफन चला जाता है। यहाँ पर स्टीफन को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है और वहाँ एक सेमिनार के दौरान स्टीफन को कफ आता है
और इसी कफ में ब्लड आ जाता है। फ़ौरन स्ट्रेचर मंगवाया जाता है ताकि स्टीफन को अस्पताल ले जाया जाए और आखिरकार वो कोमा में चला जाता है। डॉक्टर कहता है कि अब मुझे नहीं पता कि ये ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। इसको सही करने के लिए इसकी गर्दन में एक होल करना पड़ेगा जो कि गले से बाईपास होगा, लेकिन वो कभी बोल नहीं सकेगा। जेन इसकी इजाज़त दे देती है, ये कहते हुए कि स्टीफन को ज़िंदा रहना है, और स्टीफन का ऑपरेट हो जाता है, लेकिन अब वो बोल नहीं सकता था। जेन एक नर्स हायर कर लेती है ताकि वो स्टीफन का ख्याल रखे। अब वही नर्स स्पेलिंग बोर्ड की मदद से स्टीफन से कुछ पूछती है ताकि वो अपनी आइज़ ब्लिंक करके जवाब दे सके, और आखिरकार नर्स स्टीफन को सही तरीके से समझने लग जाती है और वो जेन को बताती है कि ये परफेक्ट पेशेंट है और बहुत ही ब्रिलियंट है, तुम बहुत लकी हो। अब स्टीफन के लिए नेक्स्ट व्हीलचेयर अरेंज की जाती है और बताया जाता है कि ये हाइट एडजस्टेबल है और ये अल्फ़ाबेट को स्कैन कर लेती है। इस तकनीक को यूज़ करते हुए प्रोफेसर स्टीफन 4 वर्ड्स पर मिनट लिख सकते हैं। और एक काम और है, वो ये कि ये लिखे हुए लफ्ज़ों को स्पीच में बदल देगा। अब स्टीफन का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। वो जेन को बताता है कि इस सिस्टम के ज़रिए मैं एक किताब लिखूंगा जो कि होगी टाइम, और वो खुद से ही सवाल करता है जैसे कि टाइम की नेचर क्या है, क्या कभी ये ख़त्म होगा, क्या हम वक्त में वापस जा सकते हैं, किसी दिन हमारे सारे सवाल हमारे सामने ज़ाहिर हो जाएंगे। जैसे कि ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, सिर्फ वक्त ही बताएगा। स्टीफन बहुत बिजी रहता है और हर वक्त कुछ ना कुछ क्लिक करके लिखता रहता है। वो लिखता है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और फिर कहता है कि मैं बहुत वक्त से यूनिवर्स के मॉडल को तलाश कर रहा हूँ और आखिरकार मैंने तलाश कर लिया। वो अपनी स्क्रिप्ट पर लाइफ में भी मुस्कुराता है क्योंकि स्टीफन का नेचर ह्यूमरस होता है। स्टीफन की बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हो जाती है। स्टीफन बहुत ज़्यादा पीक पर होता है और एक साइंटिस्ट के तौर पर सब प्रेस रिपोर्टर इसकी व्हीलचेयर के इर्द गिर्द जमा होते हैं, और साथ ही वही एलन नर्स भी होती है जो कि इसकी लुक आफ्टर करती है। वो कहता है कि इस यूनिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं है और ना ही इंसान की कोशिशों की कोई बाउंड्री है। हम सब अलग हैं, और अगर ज़िंदगी बुरी नज़र आती है तो हमेशा यहाँ कुछ ऐसा होता है जो कि हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है और हम कामयाब हो सकते हैं। जहाँ ज़िंदगी होती है वहाँ उम्मीद होती है। ये सुनते ही पूरा हॉल क्लैपिंग की आवाज़ से गूंजने लगता है। अब स्टीफन अपनी फैमिली के साथ होता है और प्रोफेसर स्टीफन को बहुत ही ऑनरेबल तरीके से बुलाया जाता है। जेन स्टीफन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है और कहती है कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ होते हैं, और फ्लैशबैक में प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग की पूरी ज़िंदगी दिखा दी जाती है। आखिर में बताया जाता है कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ पूरी दुनिया में बिकी। अब 72 ईयर्स ओल्ड स्टीफन हॉकिंग रिटायर हो गए, लेकिन वो रिटायर होने का कोई प्लान नहीं रखते। वो अभी भी अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश में हैं। तो ये थी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।